नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। मेरा नाम है श्याम और आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम की तो एचपी पुलिस, एचआरटीसी कंडक्टर इत्यादि एग्जाम्स में हमारे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए वर्ण रचना से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वर्ण रचना होती क्या है। तो वर्ण रचना में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलते हैं। वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। गौर कीजिएगा, मैंने बोला कि वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर मैं आपके समक्ष एक वर्ण रखूं क, तो इसके देखिए कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए ये एक खुद ही एक वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किंतु अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूं कमल, तो साथियों यहाँ पे इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। देखिए अगर टुकड़ों की बात की जाए तो क अलग हो जाएगा, म अलग हो जाएगा, ल अलग हो जाएगा। ये सारे अपने आप में खुद ही एक क्या है, वर्ण होते हैं। तो यानी कि वर्णों के खुद टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर बात करें वर्णों के पूरे समूह को, अ से लेके ज्ञ तक, इनके पूरे समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको, वर्णमाला बोलते हैं। और साथ ही याद रखना, भाषा की सबसे लघुतम इकाई किसे बोला जाता है, उसे भी हम वर्ण बोलते हैं। याद रखिएगा, भाषा की सबसे लघुतम इकाई या छोटी इकाई किसे बोला जाता है, वर्ण बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है पहले भी कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण को बोला जाता है। और वर्णमाला में कुल संख्या की बात की जाए वर्णों की, तो कुल संख्या इनकी 52 है। याद रखिएगा 52 होती है वर्णों की कुल संख्या, 52। और याद रखिएगा साथ ही इसके साथ कि मूल संख्या कितनी होती है वर्णों की मूल संख्या होती है 44। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारे वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी है, 44 होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं आगे कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण रचना के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आता है उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 पे आता है वायु संवेग के आधार पर, नंबर 3 पे आता है तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। तो याद रखिएगा कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं, तो हमें कितने बताने हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तीसरा है तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। तो चलिए देखते हैं आगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है स्वर, नंबर 2 पे आता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर यानी कि जिनके उच्चारण करने में कभी भी रुकावट पैदा ना हो, या बिल्कुल बोलने में आसानी से बोले जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से भी बोला जा सकता है कि जिनके उच्चारण करने में स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम स्वर बोलते हैं। स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 11। तो कितनी संख्या होती है इनकी, 11। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमें 11 बतानी है। याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 होती है। और इनकी मात्राओं की बात की जाए तो इनकी मात्रा में सबसे पहले अ आता है, जिसकी कभी भी अपनी मात्रा नहीं होती है। याद रखिएगा, अ की अपनी मात्रा नहीं होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकता है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है, तो वो कौन सा होगा, अ होगा। तो दूसरे नंबर पे आता है आ। और आ के देखते हैं हम कि आम, जैसे कि आ की अगर मात्रा की बात की जाए तो देखिए आम शब्द लिखा गया है, और आम में किसकी मात्रा लगी गई है, आ की ये मात्रा लगाई गई है। फिर आगे देखते हैं ई, यानी जिसे छोटी ई के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक उदाहरण देखें तो किसान है। किसान में देखिए कौन सी मात्रा लगाई गई है, छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। इसी प्रकार से बड़ी ई की देखिए, तो बड़ी ई में शब्द है खीर, जिसमें हम बड़ी ई की मात्रा देखते हैं खीर के अंदर। इसी प्रकार से छोटा ऊ, छोटे ऊ में हम देखते हैं गुलाब, यहाँ पे जो मात्रा लगाई गई है इस प्रकार से लगाई गई है। और इसी प्रकार से शब्द देखते हैं मूल, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई गई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं री। हमेशा याद रखिएगा, री जो शब्द है, जो वर्ण है हमारा, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। अगला शब्द आता है हमारा ए।
और ए की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, रमेश के यहाँ पे ए की मात्रा इस प्रकार से लगाई गई है। तो बड़ी ए की दिखती है, बड़ी ए की मात्रा हमेशा इस प्रकार से लगाई जाती है, यानी कि दो मात्राएं रहती हैं ऊपर किसी शब्द के ऊपर। तो देखिए है में दो मात्राएं, यानी कि ए की मात्रा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे औ, यानी और में देखो चौर है, इसमें जो मात्रा लगाई गई है औ की मात्रा लगाई गई है। तो अगली देखते हैं औ में औरत देख सकते हैं, एक शब्द जिसमें औ की मात्रा लगाई गई है। तो चलिए देखते हैं आगे इन मात्राओं को समझने के बाद कि आगे देखते हैं। अभी देखिए ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती। अभी मैंने बताया आपको कि ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसकी मात्रा नहीं होती है, तो वो कौन सा है? अ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने स्वर पढ़े, स्वरों की हमने परिभाषा पढ़ी कि स्वर क्या होते हैं। स्वर की संख्या बताई मैंने कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब हम देखेंगे कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो स्वरों के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, और अगर हम कुल बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 होती है। तो इनके भेद अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कितने भेद होते हैं, तो हमें 4 ही बताने हैं। याद रखिएगा कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे आता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे आता है संयुक्त स्वर, नंबर 4 पे आता है प्लुत स्वर। तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है और प्लुत स्वर है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ विद्वान दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों को एक साथ जोड़कर इनकी कुल संख्या 3 भी बताते हैं। किंतु एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वरों की कुल कितने भेद हैं, तो हमें कितने बताने हैं? कुल भेद 4 बताने हैं। याद रखिएगा कितने भेद बताने हैं? आपको 4 भेद बताने हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में अत्यंत ही कम समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। याद रखिएगा कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। और इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों में सबसे पहले आता है अ। अब देखिए अ को बोलने में बिल्कुल ही कम समय लगता है, बजाय हम आ को देखेंगे तो आ में बोलने में ज्यादा समय लगेगा, जबकि अ के उच्चारण में कम समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे अ को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से छोटी ई को यहाँ पे शामिल किया जाता है, क्योंकि बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। और इसी प्रकार से ऊ यानी कि छोटा ऊ यहाँ पे रखते हैं, और इसके अलावा री यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो ये 4 है जिन्हें हम ह्रस्व स्वरों में शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी है? 4 है, और इन्हीं को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि अ कौन सा स्वर है, तो याद रखिएगा अ हमारा ह्रस्व स्वर होता है। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 पे जो आता है हमारे पास दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर से जिनमें 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या हमेशा याद रखिएगा 3 होती है। यानी कि कितनी संख्या होती है? 3, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो। जैसे अभी मैंने बताया आ को बोलने में अधिक समय लगता है अ की अपेक्षा, बड़ी ई के उच्चारण करने में भी अधिक समय लगता है छोटी ई की अपेक्षा। इसी प्रकार से बड़ा ऊ जब हम बोलते हैं तो उसमें भी अधिक समय लगता है ऊ की अपेक्षा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। एग्जामिनर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है कि आ कौन सा स्वर है, तो याद रखिएगा आ हमारा दीर्घ स्वर है। तो चलिए देखते हैं आगे कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त यानी कि जहां पे 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हो, उन्हें हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि मैंने अभी बोला कि जो 2 स्वर आपस में मिलते हैं तब एक नया स्वर का निर्माण करते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्वर आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी अ और आ में जब हम ई प्लस करते हैं या फिर बड़ी ई प्लस करें तो ए का निर्माण होता है। तो ए कौन सा स्वर हो गया? संयुक्त स्वर होता है। उसी प्रकार से जब हम अ या आ में ए प्लस करते हैं तो हम बनाते हैं बड़ी ए। याद रखिएगा यहाँ पे अपवाद है, ए आएगा, ठीक है। ए जब हम प्लस करेंगे तो बड़ी ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जब हम अ या फिर आ में प्लस करें ऊ या फिर बड़ा ऊ को प्लस करते हैं तो हम निर्माण करते हैं औ का। इसी 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 प्रकार हम आगे देखते हैं अ या आ में जब हम प्लस करते हैं औ को तो हम निर्माण करते हैं औ का।
तो याद रखिएगा ये सात चारों हमारे कौन से हैं, संयुक्त स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 है। एग्जामिनर यहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ पुट कर सकता है कि ओ आपका कौन सा स्वर है, तो याद रखिएगा ओ आपका संयुक्त स्वर होता है। और ये जो अभी मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे कौन से स्वर आपस में मिलते हैं, ये हम संधि विच्छेद में आगे भी पढ़ेंगे किस प्रकार से संधियां आपस में जुड़ती हैं और किस प्रकार से उनका विभाजन करते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमें पता होने चाहिए कि इनका किन किन वर्णों से मिलने से ये बनते हैं। तो याद रखिएगा एक इन वर्णों से मिलकर बनती है अ या आ में जब हम ई या फिर बड़ी ई प्लस करें। तो आगे देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि संयुक्त स्वरों को कभी कभी दीर्घ स्वरों में भी शामिल करके इनके तीन भेद, जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे कि दीर्घ स्वरों को हम कभी कभी संयुक्त स्वरों के साथ मिलाकर इनकी संख्या 3 बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, लास्ट जो हमारा फोर्थ टाइप था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या एक ही है जिसका हम उच्चारण करते हैं ओम, यानी कि ओम जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसलिए इनकी संख्या एक है। किंतु याद रखिएगा इन्हें अब हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 11 रह जाती है। कुछ विद्वान प्लुत स्वर को हिंदी वर्णमाला में जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं। याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी बताते हैं, 12 बताते हैं। और साथ ही बड़ी री यानी कि दीर्घ री, इस प्रकार से दीर्घ री लिखी जाती है, उसको भी यहाँ पे शामिल करके इनकी संख्या 13, जबकि साथ में हम री को जोड़ दें तो इनकी संख्या 14 बताते हैं। तो यानी कि स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 14, परंतु हमें कितनी माननी है, 11 माननी है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें 14 माननी है या फिर 11 माननी है, ये बस आपको पता होना चाहिए कि इनके 14 भेद किस प्रकार से होती है, कि संख्या किस प्रकार से होती है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो हमें 11 बतानी है। तो चलिए देखते हैं आगे, अंग और अ। अभी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि हम जब भी स्वर पढ़ते हैं तो अंग और अ वहां पे शामिल किए जाते हैं, किंतु यहाँ पे मैंने स्वरों में इनकी बात नहीं की। तो ये स्वर ना होते हैं तो फिर क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इन्हें ना तो स्वर बोला जाता है ना ही व्यंजन बोला जाता है। ना ये स्वरों में शामिल किए जाते हैं ना ही व्यंजनों में। इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इन्हें, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। और अंग को हम स्पेशली हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अ को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो अंग को याद रखिएगा अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग। क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि अंग को क्या कहा जाता है, तो अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग, और इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोल दिया जाए तो इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, अयोगवाह। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी, तो हमें 2 बतानी है। याद रखिएगा कितनी संख्या होगी, 2 होगी। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि स्वर, जो हमें अपने पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर और इनके भेद हमने जाने। सबसे पहले हमने जाना था ह्रस्व स्वर, जिन और दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे आते हैं हमारे संयुक्त स्वर, नंबर 4 पे प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों में मैंने बताया था कि इनकी संख्या कितनी बताई थी, इनकी संख्या बताई थी 4, और दीर्घ स्वरों में संख्या 3, संयुक्त स्वरों में संख्या 4 बताई थी, जबकि प्लुत स्वर में संख्या 1 बताई थी मैंने, जिसे अब शामिल नहीं किया जाता है। और स्वरों में अगर बात की जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 11। इन सभी का टोटल कर दिया जाएगा तो बनती है हमारे पास स्वरों की संख्या 11। याद रखिएगा स्वरों की संख्या 11। तो चलिए जानते हैं आगे, जो दूसरा भेद था उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के 2 भेद थे। तो सबसे नंबर 1 पे था स्वर, दूसरे नंबर पे था व्यंजन। तो अभी जानते हैं कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन में यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैं आगे आपसे बोलूं क, तो क हमारे पास यहाँ पे व्यंजन है जिसका निर्माण हुआ है क धन अ से। क यहाँ पे हलंत है, यानी कि क आधा और अ उसमें जुड़ जाए तो क बनता है। इसी प्रकार से जब हम ख बोलेंगे तो ख में भी क्या होगा, हमारा अ जुड़ेगा। इसी प्रकार से ग में भी अ जुड़ता है। तो यानी कि जितने भी हम व्यंजन बोलते हैं उन सभी में स्वर अपने आप ही आ जाते हैं। तो यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और अ इन सभी में शामिल किया जाता है, इसलिए अ को शहीद वर्ण भी बोला जाता है।
याद रखिएगा अ को शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 पे देखते हैं कि इसके जो भेद हैं। नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास स्पर्श व्यंजन। तो नंबर भेद है इसका नंबर 1 पे स्पर्श व्यंजन। कि स्पर्श व्यंजन में क्या होते हैं, जब हमारी जीवा मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर हम बात की जाए तो 25 होती है, जिन्हें पूरे 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखिए वर्ग यहाँ पे कवर्ग है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। क से लेके क से लेके म तक के वर्णों की संख्या होती है 25। याद रखिएगा क से लेके म तक। अब देखिए क के उच्चारण करने में हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है, चवर्ग में तालु की सहायता लेनी पड़ती है, टवर्ग में हमें मुर्दा की सहायता लेनी पड़ती है। दंत ये दंत से बोले जाते हैं, जबकि पवर्ग हमारा औष्ठ से बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श टच करती ही करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या याद रखिएगा, इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, इनकी संख्या कितनी होती है 25। बट यहाँ पे एक और साथ में याद रखिएगा कि इनकी मूल संख्या कितनी है, मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 16। ये यहां से यहां तक होते हैं, यहां से यहां तक के होते हैं। ये लास्ट वाला हम छोड़ देते हैं, यहां तक इनकी संख्या होती है 16। ये बीच में जो मैंने लाइन किए हैं, इनके बीच में जो संख्या है वही हमारी क्या है, मूल स्पर्श व्यंजन। याद रखिएगा मूल स्पर्श व्यंजन पूछे जाए तो 16 हो गए, और अगर आपसे सिर्फ स्पर्श व्यंजन पूछे जाए तो उनकी संख्या 25 होगी। तो चलिए इसके देखते हैं नंबर 2 पे भेद। तो नंबर 2 पे आता है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में वायु अंदर की तरफ ली जाए, अंदर की तरफ यानी कि श्वास अंदर की तरफ खींचा जाए, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे मैं बात करूं य, जब हम उच्चारण करते हैं य, तो यानी कि य के उच्चारण करने में वायु अंदर की तरफ खींची जाती है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसी प्रकार से र बोलेंगे, ल बोलेंगे, व बोलेंगे, तो यानी कि इनके उच्चारण करने में वायु अंदर की तरफ खींची जाती है, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, य, र, ल तथा व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनमें ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा रगड़ती हुई बाहर की तरफ फेंकी जाए, और जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा हमारे बाहर फेंकी जाए। यानी कि जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हम हाथों को, हथेली को आगे रखेंगे तो ऊष्मा हमारे हाथों पे लगती है। तो देखिए उच्चारण जब हम करेंगे श का, तो श के उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आपको की ना हो तो आप अपने हथेली को यहाँ पे रख सकते हैं और बता सकते हैं कि श के उच्चारण करने में ऊष्मा हमने हाथों पे लगेगी। श बोलेंगे, षटकोण वाला श है, श, श, स तथा ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या है 4। याद रखिएगा कितनी संख्या है इनकी, 4। तो चलिए देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये वही है जैसे हमारे संयुक्त स्वर होते हैं उसी की तरह हैं हमारे। संयुक्त स्वरों में मैंने बताया था आपको कि वहां पे दो स्वर आपस में मिलते थे, वैसा ही यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर भी क्या होगा, दो व्यंजन आपस में मिलेंगे और किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यानी कि नाम से ही हमें पता चलता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इन्हें हम मिश्रित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मिश्रित व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो याद रखिएगा कि इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होती है। देखिए यहाँ पे क्ष का त्र, ज्ञ तथा श्र, ये होते हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन। देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो जब भी हम क में षटकोण वाला श प्लस करते हैं तो क्ष का निर्माण करते हैं, और जब हम त में र प्लस करते हैं तो त्र का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से ज में य का प्लस करेंगे तो हम बनाते हैं ज्ञ का, और इसी प्रकार से श और र को जब हम प्लस करते हैं तो श्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा इनके किस प्रकार से निर्माण होता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्ष किन वर्णों के मेल से बनता है, तो याद रखिएगा क, और जब हम षटकोण वाले श को हम प्लस करते हैं तब हम क्ष का निर्माण करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की, 4 होती है। देखते हैं आगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। 5वां भेद है ये इसका। उत्क्षिप्त व्यंजनों को हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोनों नाम है, आपको द्विगुण व्यंजन भी पूछा जा सकता है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी। इनकी संख्या 2 होती है, जिनके उच्चारण करने में जो हमारी जीभ का अग्र भाग होता है
जहां से वो झटके के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इनमें दो वर्णों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी संख्या है दो, याद रखिएगा कितनी संख्या है, दो। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे ड तथा अड़। तो याद रखिएगा इनके नीचे बिंदी जरूर लगानी है। देखिए यहाँ पे बिंदी लगाई गई है, तो याद रखिएगा इनके नीचे बिंदी जरूर लगेगी, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँ इसका उत्क्षिप्त व्यंजन का, तो याद रखिएगा जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ सड़क, तो यहाँ पे नीचे बिंदी लगाई गई है, तो याद रखिएगा नीचे बिंदी लगाई गई है। अगर बिंदी ना लगाऊं तो ये इसका उच्चारण अलग हो जाएगा, तो सड़क बन जाएगा। तो याद रखिएगा सड़क नहीं सड़क होता है, बीच में बिंदी आएगी। तो कौन सा ये कौन सा वर्ण लगाया गया है यहाँ पे, उत्क्षिप्त व्यंजन लगाया गया। और एक और बात याद रखिएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन जितने भी होते हैं दो ही होते हैं, याद रखिएगा। और ये कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं करते हैं। कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो उसकी शुरुआत में ये कभी भी नहीं आते, ये हमेशा ही बीच में आते हैं या फिर अंत में आएंगे। जैसे यहाँ पे बोला मैंने सड़क में, यहाँ पे बीच में आया है। जबकि हम जब डमरू बोलेंगे तो डमरू में ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, यहाँ पे ड है ना कि अड़। याद रखिएगा ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं जो अभी हमने आज पढ़ा। तो व्यंजन और व्यंजन के हमने भेद पढ़े थे, इसके 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा व्यंजनों के कितने भेद हैं, 5 भेद है। नंबर 1 पे स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 पे अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 पे ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 पे संयुक्त व्यंजन और नंबर 5 पे आता है हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। मैंने स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको बताई थी 25 और मूल संख्या इनकी बताई थी 16, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपको बताई थी मैंने 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी बताई थी, 4 बताई थी। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी बताई थी, 4 बताई थी। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ड और अड़, याद रखिएगा। और इन इन स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजनों को मिलाकर ही हमारे पास कितने व्यंजन बनते हैं, 33 व्यंजन बनते हैं। याद रखिएगा कितने व्यंजन बनते हैं, 33 व्यंजन बनते हैं। और मूल व्यंजन भी पूछा जाए आपसे, मूल व्यंजन कितने हैं, तो 33 ही हैं। याद रखिएगा इन्हीं को मिलाकर 33 व्यंजन बनते हैं हमारे। और जब हम संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन को आपस में जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कुल हो जाती है 39। तो याद रखिएगा एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमें कुल व्यंजनों की संख्या 39 बतानी है। जब शब्द लग जाएगा आपका कुल तो संख्या 39 हो जाएगी, और जब कुल शब्द नहीं लगा होगा तब हमें 33 बतानी है। याद रखिएगा तब हमें 33 बतानी है, जब कुल लगा दिया जाएगा तो कुल व्यंजन 39 होंगे। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि इनकी वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से 52 होती है। यहाँ पे 39 वर्ण आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। और ये हम जब 11 जोड़ देते हैं स्वर, स्वर भी मैंने आपको पढ़ाए अभी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो इनकी कुल वर्णों की संख्या हो गई 50। यानी कि हमारे यहाँ पे तो 52 होते हैं, ये 50 हो गए। बट मैंने साथ में आपको अंग और अह भी बताए, यानी कि वो क्या थे, आयोग व वर्ण थे। जब हम उन्हें यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारी वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52। याद रखिएगा कि 52 होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसको ध्यान से नोट डाउन करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।